देखिए, बैंकों में पैसा किसका है? जनरल पब्लिक का। तो बैंक कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करता है? ऐसी एक सिचुएशन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैंक इस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करता है, कैसे हैंडल करता है, और जो जनरल पब्लिक है उस पर इसका क्या फर्क पड़ता है? आइए आज इसको समझते हैं। मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन बैंकिंग, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे इसके मीनिंग को, इसके इम्पैक्ट को देखेंगे, कैसे इसमें प्रोविजन लिए जाते हैं, एक्चुअल में क्या रीजन होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, ग्रोथ वर्सेस नेट क्या है, राइट ऑफ कैसे होता है और बैड बैंक का रोल क्या है। ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब देखिए, जिसको एक समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे एक पेन है, आपके लिए एक एसेट है क्योंकि आपने पेन खरीदा है इसको यूज करने के लिए। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पेन नहीं चल रहा, एक दिन चला उसके बाद वो नहीं चल रहा, तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये पेन अब आपके लिए एसेट नहीं है, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। तो बैंक के लिए क्या होता है, जब बैंक किसी को लोन देता है तो देखिए वो आपके लिए एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि लोन देने पर बैंक एक्सपेक्ट करता है कि लोन के साथ उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो लोन देना बैंक के लिए एक एसेट है जिस पर वो इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशन करता है। बट जब ऐसा नहीं हो पाता, या तो लोन अमाउंट नहीं मिल पाता या फिर इंटरेस्ट नहीं मिल पाता या फिर दोनों, तो उस केस में क्या होता है, डिफॉल्ट हो जाता है। इसलिए इसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गई है क्योंकि इसमें जो बैंक है वो उस तरह से रिकवरी नहीं कर पा रहा जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहा था। अब समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। अब देखिए, बैंक के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आता है? वो आता है अकाउंट्स के डिपॉजिट से। अब मान लीजिए बैंक ने 100 रुपए अकाउंट से कलेक्ट किए, जो अलग अलग पर्सन ने बैंक में पैसे डाले, वो थे 100 रुपए। अब बैंक को इस पर इनकम अर्न करनी है जिससे वो अकाउंट डिपॉजिट्स जो है, जो अकाउंट होल्डर है, उनको भी कुछ रिटर्न दे पाए। तो इसके लिए बैंक ने क्या करा, ये जो 100 रुपए हैं कहीं इन्वेस्ट करे। उसमें से 20 रुपए का जो लोन था वो डिफॉल्ट हो गया। दैट मीन्स उसकी पेमेंट अब बैंक को नहीं मिलेगी। और बैंक एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100 रुपए पर वो 15 रुपए की इनकम अर्न कर लेगा। बट अब ये 20 रुपए तो डिफॉल्ट हो गए। तो अब वही 15 रुपए बैंक को 80 रुपए पर कमाने पड़ेंगे। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो जहां बैंक 15% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था क्योंकि उसे 15 रुपए कमाने थे 100 रुपए पर, अब बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है तो उस पर वो 18.75% से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो दैट मीन्स ये जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, जिससे जो जनरल पब्लिक है उसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसे बढ़े हुए इंटरेस्ट से लोन मिलता है। और जब ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो फिर जो भी इकोनॉमिकल इफेक्ट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है, क्या इसकी स्टेजेस होते हैं। अब देखिए, बैंक जो लोन देता है उसमें लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट होता है, क्योंकि बैंक सिर्फ लोन की रिकवरी नहीं करता, उसके साथ कुछ जो इंटरेस्ट है वो भी एक्सपेक्ट करता है। बट जब उसकी 90 डेज तक पेमेंट नहीं होती तो इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं माना जाएगा, इसे माना जाएगा ओवर ड्यू, कि अभी ड्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेमेंट अभी आपको नहीं दे रहा तो आप मानेंगे 2-3 महीने तक, आप मानेंगे कि ठीक है वो दे देगा। पर उसके बाद 90 डेज के बाद आप इसको होप करेंगे, कंफर्म कर देंगे कि ये एनपी हो गया है, दैट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि अब यहाँ रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। बट उसके बाद इसकी स्टेजेस आती हैं। जैसे 90 दिन के बाद आप इसे मेंशन करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए। बट 12 महीने तक आप इसको सब स्टैंडर्ड एसेट में शो करेंगे। जैसे एनपीए में फर्स्ट कैटेगरी सब स्टैंडर्ड एसेट, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड था वो थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स। उसके बाद 12 से 24 महीने तक डिफॉल्ट 1, फिर डिफॉल्ट 2, फिर डिफॉल्ट 3, ये अलग अलग डिफॉल्ट की कैटेगरी में इसको मेंशन करेंगे। और एक होता है लॉस एसेट्स। अगर बैंक का जो ऑडिटर है, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल या फिर आरबीआई, कंफर्म कर देता है कि यह सेटअप डूब चुकी है, इस पर पैसे नहीं मिलेंगे, तो उस केस में आप उसको कंसिडर करेंगे लॉस एसेट्स। अब इसमें क्या प्रोविजन ले जाते हैं, दैट मीन्स कितना परसेंट हम माने कि पैसा डूब गया है। क्योंकि देखिए, अगर कोई पर्सन जो है वो 3 महीने से पैसे नहीं दे रहा, या फिर कोई पर्सन है जो 3 साल से पैसे नहीं दे रहा, दोनों से एक्सपेक्टेशन में फर्क होगा। 3 महीने वाला हो सकता है दे भी दे, पर 3 साल वाला
बहुत चांसेस है कि अब वो नहीं देगा। तो इसीलिए इसके अलग अलग स्टेजेस हैं। तो सब स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो लोन दो तरह से दिया जाता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी है, अनसिक्योर्ड जो सिक्योर्ड नहीं है। तो सब स्टैंडर्ड में बात करें तो सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड में होता है 15%, अनसिक्योर्ड में 25%। जैसे अगर 100 रुपए का लोन दिया है तो सब स्टैंडर्ड में शो करेंगे 15 रुपीज, अनसिक्योर्ड में 25 रुपीज का प्रोविजन मान के चलेंगे, पहले से ही रिकॉर्ड करने है कि इतना पैसा अब डूब गया। डिफॉल्ट 1 में जैसे हमने बात किया 12 से 24 महीने, उसमें 25%, अनसिक्योर्ड में 100%। डिफॉल्ट 2 में 40%, अनसिक्योर्ड में 100%। बट जब आफ्टर 36 मंथ्स डिफॉल्ट 3 में आ जाएगा, फिर दोनों ही केसेस में 100%। और जब ऑडिटर ही कंफर्म कर देता है कि अब आपको इसको लॉस एसेट्स में कंसीडर करना पड़ेगा, तो वहां चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, आपको 100% ही कंसीडर करना है। तो ये तो बात हुई इसके रिलेटेड प्रोविजंस की। अब समझते हैं कि एनपीए होता क्यों है। क्यों ऐसा होता है कि अगर लोन बैंक किसी को देता है तो वो उसकी पेमेंट ना करे। सबसे पहला रीजन इसका होता है विलफुल डिफॉल्ट। कि कई बार क्या होता है कि कोई बिजनेसमैन या फिर कोई पर्सन इसी इंटेंशन के साथ लोन लेता है कि वो कुछ टाइम बाद उसको नहीं चुकाएगा, तो इसे हम कहते हैं विलफुल डिफॉल्ट। और विलफुल डिफॉल्ट होता क्यों है? विलफुल डिफॉल्ट इस वजह से होता है कि अगर कोई पर्सन है वो पूरी तरह से चेक नहीं करता स्टेटमेंट्स को, पूरी तरह से उसकी डिसीजन नहीं लेता, तो इस केस में क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है लोन देने से पहले इग्नोर हो जाते हैं, जिससे डिफॉल्ट होता है। अनदर पॉइंट इसमें आता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। जैसे देखिए कोरोना के टाइम से पहले अगर किसी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी थी तो उसको बैंक ने लोन दिया होगा। बट कोरोना का इम्पैक्ट पड़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क 2 साल से नहीं हो रहा तो ऑफकोर्स उससे रिलेटेड रेवेन्यू भी नहीं हो रहा होगा, इनकम भी नहीं हो रही होगी, तो फिर वो लोन भी नहीं दे पाएगा। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है जिसकी वजह से एनपीए हो सकता है। अनदर पॉइंट है अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को प्रमोट करना है, उसके लिए बहुत इजी लोन पॉलिसी कर दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर जो स्मॉल बिजनेस है उसको प्रमोट करना चाहते हैं और उसके लिए लोन देने की पॉलिसी बहुत इजी कर दी गई है, ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं, ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहुत चांसेस हो सकते हैं कि इसमें से बहुत सारा लोन जो आप दे रहे हैं वो एनपीए हो जाए। दैट मीन्स उस लोन की रिकवरी आपको ना मिले, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो मेनली ये 3 रीजंस होते हैं एनपीए के। अब समझते हैं ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए क्या होता है। अब जैसे देखिए बैंक ने लोन दिया 100 रुपए का, उस पर बैंक इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था 20 रुपए का, तो टोटल बैंक एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं 100 रुपए दे रहा हूं, मुझे फाइनली 120 रुपए मिलेंगे। तो यहां अगर ये पैसा डूबता है तो ग्रोस एनपीए होगा 120 रुपए। बट अगर फॉर एग्जाम्पल इस लोन में से बैंक ने 30 रुपए का लोन तो रिकवर कर चुका है, प्लस लोन देते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट चार्जेस लगे थे जो थे 5 रुपए, तो अल्टीमेटली अगर इसको एडजस्ट करें कि कितना पैसा बैंक एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें से कितना रिकवर कर चुका है, उसको रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे कहेंगे नेट एनपीए, जो है 85 रुपीज इस केस में। तो यही डिफरेंस है ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए में। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राइट ऑफ है क्या और कब इसे किया जाता है। अब देखिए बैंक ने जैसे लोन दिया 500 करोड़ का और उस पर बैंक एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरेस्ट मिलेगा 100 करोड़ का। बट ये जो लोन था, फॉर एग्जांपल फार्मर्स को दिया गया लोन था, तो कई बार एक पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कुछ लोन्स को वेव ऑफ कर दिया जाता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स को बोला गया कि आपको लोन देने की कोई जरूरत नहीं है, आपका लोन माफ किया जाता है। तो इससे बैंक पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बैंक ने लोन दिया था, अब बैंक को ये पेमेंट नहीं मिलेगी, तो बैंक के लिए एनपीए हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि ये लोन माफ किया जा चुका है, अब बैंक के पैसे नहीं ले सकता। बट इससे प्रॉब्लम क्या आती है? फॉर एग्जाम्पल बैंक के पास 10,000 करोड़ है, तो इसकी कुछ एक परसेंट ही बैंक लोन दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल बैंक लोन दे सकता है 600 करोड़, उसमें से 500 करोड़ तो ऑलरेडी एनपी हो गया बिकॉज ये फार्मर लोन था और इसको माफ कर दिया गया। तो अब बैंक देखा जाए तो सिर्फ 100 करोड़ के लोन देकर ही अब कमाई कर सकता है।
तो इसमें एक सिचुएशन लेके चलते हैं, राइट ऑफ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि ये जो लोन बैंक का एनपीए हुआ है, इसको कंसिडर ही ना करो एनपीए में। तो देखिए, अगर इसका इम्पैक्ट देखें कि बैंक की जो लिमिट थी लोन देने की वो थी 600 करोड़ और लोन दिया गया था 500 करोड़ का। बट राइट ऑफ के केस में आपने इसको कंसिडर ही नहीं किया, माना ही नहीं कि ये लोन दिया है। तो ये जो लिमिट थी 600 करोड़ की वो बढ़ी रहेगी। तो अब बैंक, अगर देखा जाए तो अगर पहले की सिचुएशन देखें राइट ऑफ से, तो बैंक लोन दे सकता है सिर्फ 100 करोड़ का। बट अगर इसको कंसिडर ही नहीं किया एज अ लोन, इसको आपने एक्सपेंस करके एडजस्ट कर दिया, तो यहाँ बैंक 600 करोड़ रुपए का लोन दे सकता है। और अगर बैंक 10% इनकम अर्न कर रहा है, तो 100 करोड़ पे 10 करोड़ और 600 करोड़ पे 60 करोड़। तो यहाँ देखें तो 50 करोड़ की इनकम का डिफरेंस आ गया। क्योंकि देखिए, बैंक की तो गलती नहीं है। अगर किसी लोन को माफ किया जाता है तो वो बैंक की गलती नहीं है, तो इसलिए इसे वेव ऑफ कर दिया जाता है। इसे शो नहीं किया जाता है एज इफ कि आपने लोन दिया ही नहीं इसको। तो ये होता है राइट ऑफ, और हमने इसके इम्पैक्ट को देखा। अब समझते हैं बैड बैंक क्या होता है और इसका रोल क्या होता है। देखिए, बैड बैंक क्या होता है, एक ऐसा बैंक होता है, जैसे कंट्री में जितने भी बैंक हैं, बैंक ए, बैंक बी, सबके एनपीए को ये खरीद लेगा और फिर कलेक्ट करके इसको मार्केट में बेचेगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, सारे एनपीएस को कलेक्ट कर लेगा। मान लीजिए कंट्री में सभी बैंकों के मिला के जितने एनपीए हैं वो है 1000 करोड़ के। तो वो क्या करेगा, एनपीए, क्योंकि बैंक जो है वो तो ये मान चुका है कि ये पैसा अब उसको नहीं मिलेगा, तो उसमें से कुछ परसेंटेज ये बैंक को पे कर देगा, जिससे बैंक का लॉस कम से कम हो और वो आगे अपना लोन देने का प्रोसेस कंटिन्यू करें। जैसा हमने देखा था राइट ऑफ के केस में, तो इनके लॉसेस को कम करने के लिए ये कुछ अमाउंट इनको पे बैक कर देगा। लेट से 60%, 1000 करोड़ के एनपीए लिए और उसमें से 60% पे कर दिया, जो थे 600 करोड़। तो 600 करोड़ बैंकों को दे दिए। अब ये बैड बैंक क्या करेगा, अब ये बैड बैंक इस मार्केट में इसको सेल करेगा, जो मार्केट है उसमें इसको सेल करेगा। और इसे बैड बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी बैड डेब्ट्स मानी जाती है बैंक के लिए, उसको ये खरीद के सेल करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट था 500 करोड़ का, जिसके लिए लोन लिया गया था 500 करोड़, बट अब वो एनपीए हो चुका है। तो ये क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट को सेल करेगा। तो उसी प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए अगर कोई नया बायर मार्केट में आता है और वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो, मैं इसके आपको 500 नहीं 600 करोड़ दे दूंगा, तो ऑफ कोर्स ये जो प्रोजेक्ट है उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो बैड बैंक है इसकी इनकम हो जाएगी 100 करोड़ की। तो इस तरह से बैड बैंक जो है वो एनपीए में वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को देखा और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।